Chapter number 10, Strategic Analysis of Operating Income. Test your knowledge questions. Question number 1, Manufacturing Cycle Efficiency. W specializes in engineering, design, and manufacture in the automotive and motorsport industry. W's design team has many years' experience in the design and development of engine components for the market and high performance engines. Though W is performing well, but many a times the customer complained that they had to wait for a long after placing the order. W is interested in cutting the amount of time between when a customer places an order and when the order is completed. For the last year, the following data were related in respect of division D. Inspection time is equal to zero point 0.5 days per batch. Processing time is 2.8 days per batch. Wait time is 16 days per batch. Queue time is 4 days per batch. Move time is zero point 0.7 days per batch. Calculate manufacturing cycle efficiency and interpret the results. State what percentage of the production time is spent in non value added activities. Calculate the delivery cycle time. Calculate the new MCE, manufacturing cycle efficiency, if by using lean production all the queue time can be eliminated. हो गया. अब आ जाओ आंसर पे. आंसर नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. पहले पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालना है उसको कैलकुलेट करने के लिए. मैं ना दूसरे वाले में अपना वो खोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन यहाँ पे दिखता रहे और यहाँ से क्वेश्चन देखता रहूँ, यहाँ से आंसर देखता रहूँ. स्टडी मटेरियल May 2021. Chapter number 10, Strategic Analysis and Operating Income. ये वाला क्वेश्चन आता है बहुत बार, पता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी वाला. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी टाइम निकालने का पूछ लेते हैं ये बार बार. तो मैंने पेपर में दिया था तो उस टाइम पूछा था ये क्वेश्चन इन लोगों ने. 2 मिनट बस. पहुंच गए. ज़्यादा नीचे पहुंच गए. 43 पे जाना है अपने को. मेरा ठीक है. तो इसमें टाइम दिया हुआ है. अब सबसे पहले पार्ट में पूछा है कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी टाइम. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी टाइम कैसे निकलेगा? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम. सबको ऐड कर दो. सो प्रोसेसिंग टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.8 डेज पर बैच डिवाइड बाय इंस्पेक्शन टाइम इज 0.5, 2.8 प्रोसेस टाइम, 16 वेट टाइम, 4 क्यू टाइम, 0.7 मूव टाइम. तो 24 डेज डिवाइड 2.8 डिवाइड बाय 24, 2.8 डिवाइड बाय 24, यह आया 0.1167. मतलब कि 11.67% इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. ठीक है. सेकेंड पूछा है व्हाट परसेंटेज. अब इसको इंटरप्रेट भी करना है. इंटरप्रिटेशन इज इन AKG MCE is 11.67%, which means that 88.33% of the time, 88.33 मतलब -1, 88.33% of time of unit is in process in spent on the activities that do not add value to the product. Monitoring the MCE helps companies to reduce non-value added activities and thus gets products into the hands of customers more quickly at a lower cost. बेसिकली अपने पास 1 घंटा है और 8 क्वेश्चन है तो 7 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन को देना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट में पूछा है स्टेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन टाइम इज स्पेंड इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़. तो ये निकाल लेंगे. 100 माइनस 11.67, 100 माइनस 11.67, 88.33. इसका इंटरप्रिटेशन ऊपर ही दे दिया था. तीसरे पार्ट में पूछा है डिलीवरी साइकिल टाइम. डिलीवरी साइकिल टाइम मतलब डिलीवरी साइकिल टाइम में इंस्पेक्शन टाइम ले लिया, प्रोसेसिंग टाइम ले लिया, वेट टाइम ले लिया, क्यू टाइम ले लिया
और मूव टाइम ले लिया 0.7 का, पूरा ही टाइम तो ले लिया भाई। डिलीवरी साइकिल टाइम क्या है, पूरा टोटल टाइम। उसके बाद फोर्थ पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द न्यू MCE इफ़ बाय यूजिंग लीन प्रोडक्शन ऑल क्यू टाइम कैन बी एलिमिनेटेड। अगर क्यू टाइम को हटा दें तो फिर रिवाइज MCE क्या होगा। तो 2.8 डेज प्रोसेसिंग टाइम है, और टोटल जो हमारा 24 आ रहा था उसमें से क्यू टाइम मतलब 4 को हटा दिया आपने, तो डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। 2.8 डिवाइड बाई 20, 14% आपकी एफिशिएंसी आ गई। 5 मिनट 30 सेकंड में हो गया ये। ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है इसका, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय थ्रोपुट टाइम, 35% निकल जाएगा इससे। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी दूसरा तरीके से निकाला है। इफ़ in AKG MCE is 35%, which means that 65% of time in the process is spent on activities that do not add value to the product. Monitoring the MCE helps companies to reduce non-value added activities and get the product into hands of a customer more quickly at a lower cost. और फिर ये सारी चीज़ें रिवाइज करके निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2 is ABC Airlines has two divisions. ABC Airlines has two divisions organized as profit centers, the passenger division and the cargo division. The following divisional informations were given for the year ended 31st March 2021. Particulars दिए हुए हैं, cargo division, passenger division और total दिए हुए हैं। Number of personnel trained, number of flights, number of reservations requested, revenue दिया हुआ है, operational expenses excluding service departmental charges, सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस दिए हुए हैं ट्रेनिंग, फ्लाइट शेड्यूलिंग और रिजर्वेशंस के। द सर्विस डिपार्टमेंट चार्ज रेट फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट was based on revenue. Since the revenue of both the divisions were the same, दोनों डिवीजन का रेवेन्यू सेम है, द सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस टू ईच डिवीजन वर ऑल्सो द सेम, चार्जेस भी सेम है इसलिए। So we are required to comment on whether income from operations for the two divisions accurately measure performance, and second is to prepare a divisional income statement using the activity based provided in above, revising the service department charges। 14th मिनट तक खत्म करना है इसको। So answer number 2 is the reported income from operations। पहले पार्ट में पूछा है comment on whether the income from operations for the two divisions accurately measure performance। इनकम जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही परफॉर्मेंस को। द रिपोर्टेड इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस डू नॉट एक्यूरेटली मेजर परफॉर्मेंस, इन्हें बोल दिया नहीं कर पा रही, डू नॉट एक्यूरेटली मेजर, क्योंकि दोनों का 42 ही दिया हुआ है। द सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस आर बेस्ड ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजर्स यूज ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल द रिजर्वेशन डिपार्टमेंट सर्व्स ओनली द पैसेंजर डिवीजन एंड द नंबर ऑफ रिजर्वेशंस रिक्वेस्टेड। जो पैसेंजर डिवीजन है वो सिर्फ पैसेंजर्स को ही करता है, कार्गो को नहीं करता। Hence, the number of reservations requested by cargo division is nil. Thus, by charging the cost based on revenue, these costs are incorrectly charged to the cargo division. Further, the passenger division requires additional personnel. Since these personnel must be trained, the training cost assigned to passenger division should be greater than the cargo division. सही बात है। तो इन्होंने तो जो जिस हिसाब से बांटा है वो गलत बांटा है। तो प्रिपेयर द डिविजनल इनकम स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में बोला है प्रिपेयर डिविजनल इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड प्रोवाइडेड अबव इज द रिवाइजिंग द सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस। रिवाइज करके एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो एक है कार्गो डिवीजन, एक है पैसेंजर डिवीजन, और हमारे पास है टोटल। तो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 42 लैक्स का पैसेंजर और कार्गो का, टोटल 84 लैक्स का रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब रेवेन्यू में से क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी सीधे सीधे हटा दो, 36 लाख, 28 लाख 50,000 और टोटल से 64,50,000। फिर उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस। अब ये जो दोनों हैं फ्लाइट शेड्यूलिंग और ट्रेनिंग, ये भी आधे आधे बांट दिए थे, बट इनको एज पर एक्टिविटी बांटना पड़ेगा। सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस, इसमें हमारे पास 3 हैं, एक है ट्रेनिंग, दूसरा है फ्लाइट शेड्यूलिंग, तीसरा है रिजर्वेशंस। और ऊपर जो पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सोनल ट्रेन, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, नंबर ऑफ रिजर्वेशंस रिक्वेस्टेड। तो ट्रेनिंग पे लेंगे नंबर ऑफ पर्सोनल ट्रेंड, तो टोटल कॉस्ट है हमारी ट्रेनिंग की 6,40,000, टोटल में लिख दो 6,40,000, और इसको 2:8 के रेशो में डिवाइड कर दो।
2:8 का रेशो, तो इट्स 6,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 1,28,000, और बाकी का इसमें चला जाएगा 5,12,000 पैसेंजर में। अब फ्लाइट शेड्यूलिंग का टोटल खर्चा है 3 लाख और फ्लाइट्स के हिसाब से, तो 35:25 के रेशो में बांट दो। 3 लाख इंटू 35/60, 1,75,000, और बचा हुआ 1,25,000 इधर। रिजर्वेशन, नंबर ऑफ रिजर्वेशन रिक्वेस्टेड, टोटल कॉस्ट है रिजर्वेशन का 2,10,000, और कार्गो डिवीजन में नील है तो कार्गो में तो नील ही जाएगा, और पूरा का पूरा 2,10,000 यहीं आ जाएगा। अब निकलेगा जो प्रॉफिट निकलेगा वो, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो 42 लैक्स माइनस 36 लैक्स माइनस 1,28,000 माइनस 1,75,000, तो इसका ऑपरेटिंग इनकम आया 2,97,000। दूसरे वाले का 42 लैक्स माइनस 2,85,000 जीरो 28,50,000 माइनस 5,12,000 माइनस 1,25,000 माइनस 2,10,000, तो यहाँ आया 5,03,000, और टोटल जो हमारा रेवेन्यू है वो हो जाएगा 297 प्लस 5,03,000, 8 लाख रुपए का टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ गया। 11 मिनट 30 सेकंड में ये कंप्लीट कर लिया, 14 मिनट था। अब 21 मिनट के अंदर तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। So third question is XYZ Ornamental Company. XYZ Ornamental Company has been a name to count on for quality and service. It has been designing wide range of ornamental products for more than 2 decades using the highest quality standards. Such quality is achieved through years of experience and the integrity that is maintained by its employees. They are known for their perfection. VGG approached XYZ to make inquiry of 2 products. 2 प्रोडक्ट की इंक्वायरी करने पहुंचा. The 2 products are indoor fountain known as the Star and the large gnome known as Dwarfs for Garden. Mr. Bob, the management accountant of XYZ, has estimated the variable cost per unit of the Star and the Dwarfs as being 622.5 and 103.75 respectively. He estimated his calculations based on the following information: products data, इसमें द स्टार और फॉर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन सेल्स यूनिट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 10,000, 20,000, 22,50,000, 7,50,000, 15 लाख और 5 लाख. टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर XYZ आर 1,20 lakhs, out of which 30% belong to the procurement, warehousing and use of direct materials, while all other variables overheads are related to direct labor. बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हैं. XYZ प्रेजेंटली एलोकेट वेरिएबल ओवरहेड्स इनटू प्रोडक्ट्स यूजिंग percentage of total direct material cost and total direct labor cost. VGG is willing to purchase the Star at 740 rupees per unit and Dwarfs at 151 per unit. XYZ Limited will not accept any work yielding as estimated contribution sales ratio less than 28%. The directors of XYZ Limited are considering switching to an activity-based costing system and recently appointed a management consultant firm to undertake an in-depth review of existing operations. As a result of that review, the consultants concluded that the estimated relevant cost drivers for material, labor, related overhead costs attributable to the Star and Dwarfs are as follows. The Star, Dwarfs, other material, direct material related overheads given the volume of raw material has held to facilitate production of each product is the cost driver. Material ratio per product unit दिया हुआ है 585. डायरेक्ट लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं द नंबर ऑफ लेबर ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द कॉस्ट ड्राइवर. लेबर ऑपरेशन पर प्रोडक्ट यूनिट 765. We are required to give a financial analysis of the decision strategy which XYZ may implement about the manufacture of each product using the unit cost information available. Discuss whether activity based management should be adopted in companies like XYZ. Let's get to the answer number 4. ठीक है, oh sorry, answer number 3. भाई पहली एनालिसिस कर दिया. गिव द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द डिसीजन स्ट्रैटेजी which XYZ may implement about the manufacturing of each product using the unit cost information available.
So the product cost per unit along with the respective contribution per unit may be calculated either by employing an ABC approach, activity based costing approach, or alternatively by using the existing basis for allocation of variable overhead cost. The current scenario of product costing suggests that DOFs should be produced as per the request of VGG because the contribution to sales ratio is 31.29%. टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है भाई, पहले तो वर्किंग नोट्स पे ही जाना पड़ेगा ना यार। सबसे पहले वर्किंग्स में क्या किया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, स्टार की और डॉर्फ की। सो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 22,50,000 और डॉर्फ का दिया हुआ है 7,50,000 और प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है 10,000 और 20,000। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 22,50,000 डिवाइड बाय 10,000 इज़ 225 और 7,50,000 डिवाइड बाय 20,000 इज़ 37.5 कॉस्ट पर यूनिट आ गई मटेरियल की। फिर निकालते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट स्टार की और डॉर्फ की। तो टोटल कॉस्ट दी हुई है 15 लाख और इसकी डॉर्फ की दी है 5 लाख। प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। तो 15 लाख डिवाइड बाय 10,000 150 पर यूनिट और 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 ₹25 पर यूनिट। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, ठीक है। फिर सी पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ो, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो मटेरियल से रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, मटेरियल से रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर XYZ इज 1,20 lakhs, out of which 30% belongs to procurement, warehousing and use of direct material, while all other variable overheads are related to direct labor। तो जो ओवरहेड कॉस्ट का 30% है, मतलब 1,20,00,000 का 30% दैट इज 36 lakhs, वो प्रोक्योरमेंट, वेयरहाउसिंग और डायरेक्ट मटेरियल को बिलोंग करता है, बाकी पूरा वेरिएबल ओवरहेड में। तो टोटल वॉल्यूम फैक्टर निकाला, वॉल्यूम फैक्टर इसमें क्या बोला कि स्टार है, स्टार की यूनिट्स हैं 10,000, डॉर्फ की हैं 20,000 और अदर्स की यूनिट दी हुई हैं 80,000, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड पर यूनिट इज 5। ये कहाँ से निकाला ब्रो, मटेरियल रेशो पर, अच्छा ये दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड्स है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड्स मटेरियल के लिए मटेरियल रेशो पर यूनिट इज स्टार के लिए 5, डॉर्फ के लिए 8 और इसके लिए भी 5। तो टोटल वॉल्यूम कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम होगा 10,000 यूनिट्स के लिए 5 तो 50,000, 20,000 के लिए 80 तो 1,60,000 और 80,000 के लिए 5 तो 4 लाख। तो टोटल हो जाएगा 50,000, 1,60,000 और 4 लाख, 6,10,000 का टोटल वॉल्यूम फैक्टर है मटेरियल के लिए, टोटल वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। अब ओवरहेड पर यूनिट वॉल्यूम, ओवरहेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ओवरहेड कितना है टोटल 36 लाख जो है इनसे रिलेटेड है, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 6,10,000 यह है 5.9 का ओवरहेड पर यूनिट रुपीज़ में, ठीक है। देयरफॉर ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट विल बी एज फॉलोज। ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन कितना लगेगा, स्टार में 5 चाहिए और डॉर्फ में 8 चाहिए, तो 5.9 5.9 5.9 इंटू 5 29.5 एंड 8 इंटू 5.9 इज 47.2, 47.2 का ये लगेगा पर यूनिट, ठीक है। अब लेबर पे आ जाओ, लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स, लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स इज 70% ऑफ 1,20,00,000, तो ओवरहेड कॉस्ट इज 84 lakhs, ठीक है। और टोटल ऑपरेशन फैक्टर्स एज पर लेबर स्टार, डॉर्फ एंड अदर्स,
10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स एंड 80,000 यूनिट्स। और क्वेश्चन में दिया हुआ है लेबर ऑपरेशन पर प्रोडक्ट यूनिट इज़ 765। सो ये आ जाएगा 70,000, ये आ जाएगा 1,20,000, 8 5 40, 4 लाख। तो टोटल हो जाएगा 5,90,000 का टोटल ऑपरेशन फैक्टर्स। और 84 लाख की ओवरहेड कॉस्ट है, डिवाइड बाय 5,90,000 यूनिट्स जो निकली। तो ओवरहेड पर ऑपरेशन, ऑपरेशन के हिसाब से जाएगा क्योंकि वे लेबर है। तो 84 लैक्स डिवाइड बाय 5,90,000, इट इज़ 14.24 रुपीज़। ये आ गया। देयरफॉर ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोडक्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोडक्ट यूनिट विल बी एज फॉलोज। स्टार में 7 और डॉर्फ में 6, और 14.24, 14.24। तो 14.24 इंटू 7, इट्स 99.68, और इसमें 6 तो 14.24, ये हो गया 85.44। तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकल आई। ठीक है, अब 21 मिनट तो हो गया यार, टाइम लगेगा, एक बड़ा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, डी पार्ट में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन निकाली। इसमें क्या किया कि स्टार और डॉर्फ, ठीक है, स्टार और डॉर्फ में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब दो हैं अपने पास, एक करंट सिनेरियो है और एक एबीसी के हिसाब से करना है। तो एक करंट और एक एबीसी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस लेंगे, पूरी ये निकालो डिटेल। सेलिंग प्राइस निकाली अपन ने, सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी नहीं है बेसिकली, सेलिंग प्राइस दी है सॉरी, विलिंग टू परचेज एट 740 एंड 151। वीजीजी परचेजर है, मतलब अपन सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो 740 पे सेल करेंगे, और सेलिंग तो सेम ही रही, और ये 151 पे सेल करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, हाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 22,50,000 का, डिवाइड बाय 225 आ जाएगा। और जो इसमें निकाला पर कॉस्ट, ये निकला हमारा 29.5 एबीसी कॉस्टिंग में। अच्छा, ये सिर्फ वेरिएबल को ही बांटा है ना। अब बाकी जो निकालने, जैसे ये निकाला था लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, जैसे 225 और 37.5 और 150 और 25 ही आ रहा है। तो 225 225 और 37.5 37.5, ये निकला। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो तो करंट और उसमें सेम ही रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट में सिर्फ ओवरहेड बांटते हैं अलग अलग। तो ये 150 और 25 ये आ गया। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में जो मटेरियल से रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड थी, मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो करंट वाला है, करंट में निकलेगी 90 रुपीज़ आ रही है। तो इसमें अदर्स को नहीं लिया, अदर्स को लिया ही नहीं है, सिर्फ स्टार और डॉफ को पकड़ लिया। स्टार का तो निकाल लिया था अपन ने, मटेरियल, मटेरियल में आ रहा था ए बी सी में 29.5, और डॉर्फ का आ रहा था 47.2। और ये मटेरियल का हो गया। और लेबर से रिलेटेड जो थी वो आ रही थी 99.68 स्टार की, और इसकी आ रही थी डॉर्फ की 85.44। तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने की क्या ज़रूरत है भाई, डायरेक्ट माइनस ही कर दो ना, वेरिएबल कॉस्ट में तो सभी आ जाएगा ये। अच्छा नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में हाँ ऑब्वियसली सभी आएगा ना ब्रो। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा कुछ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 225, 150, 29.5 और 99.68, ये आया 504.18। और इसका आएगा 37.5, 25, 47.2, 85.44, ये आया 195.14। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिर, कंट्रीब्यूशन इज 740 माइनस 504.18, ये आया 235.82। इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 151 माइनस 195.14, ये तो लॉस में चला गया 44.14। ठीक है, और मटेरियल रिलेटेड इसका जो ओवरहेड है, मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड कैसे निकाला,
Total variable overheads of XYZ 1,20,000, out of which 30% belongs to procurement, warehouse and direct material. So total आ रहा था basically अगर 36 लाख डिवाइड बाय 10,000 करें, डिवाइड बाय 5, 72 आ रहा है. करंट सिनेरियो में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना है. टोटल वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है. अब टोटल वेरिएबल ओवरहेड में लेबर कितना है और मटेरियल कितना है, ये कैसे पता चलेगा? हम्म 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 हम्म, बताओ बताओ. 5.9 इंटू 5 करेंगे तो 29.5 आता है. इससे नहीं निकलेगा भाई. देखो एक मिनट काम कर सकते हैं. वाइल अदर वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड 70% था, है ना. सो 70% का टोटल आया 84 lakhs. ठीक है, 84 lakhs सिर्फ लेबर से रिलेटेड है. और 84 lakhs में से 70,000 अपन ने यहाँ निकाला, इसका 70,000 स्टार का निकाला. नहीं यार, जब ये लेबर और मटेरियल का जब अलग अलग निकाल लिया है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही. टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आर 1,20,00,000, out of which 30%, that is 36 lakhs, relates to material and 70%, that is 84 lakhs, relate to labor. Now allocate variable overheads into product units using percentage of total direct material cost and total direct labor cost. So 40% of material 40% of material cost variable overhead related, and 105% of labor cost is 84 by 15 plus 5 plus 60, the star and off. Variable overhead material related is 40% of 225 and 40% of 37.5. और ऐसे कर करके इन लोगों ने अलग अलग ये 90 निकाला, इसका 15 निकाला, 225 का 40%, 37.5 का. भाई ये सब कैलकुलेशन नहीं हो रहा है अपने से. ये दिमाग इतना इतना नहीं लग रहा दिमाग भाई. जो भी है ABC निकाल के, मैं तो ABC निकाल के छोड़ दूंगा भाई. ये नहीं हो रहा मुझसे, है ना. अभी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स निकाल लेंगे. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इज 235.82 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 740, ये आया 31.87. वो बहुत टाइम लग जाएगा वो सब निकालने में. 44.14 डिवाइड बाय 151, ये आया 29.23% नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स. अब जो लिखने वाली बातें हैं वो लिख दो. जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि भाई एनालिसिस करना है. एनालिसिस करना है किस चीज़ का, कि गिव फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द डिसीजन स्ट्रैटेजी of the decision strategy which XYZ may implement about the manufacture of each product using the cost information available. The product cost per unit along with the respective contribution per unit may be calculated either by employing an ABC approach or alternatively by using the existing basis for the allocation of variable overhead cost. The current scenario of product costing suggests that DOF should be produced as per the request of VGG because the contribution to sales ratio is 31.29%. However, the current scenario of product costing also suggests that XYZ should not undertake production of the star at a selling price of 740 rupees
per unit. Since the estimated contribution to sales ratio is 15.88, is lower than the desired contribution to sales ratio of 28%. Activity based costing approach ensures greater accuracy by using multiple cost drivers and determines areas generating the greatest profit or loss. Table D shows how much the contribution to sales percentage for each product change when the overhead allocation method changes to ABC. As shown in table, contribution to sales ratio on the star increased from 31.87 from 15.88, while contribution to sales ratio on dwarfs reduced from 31.87 to 29.23 percentage. Thus, XYZ should opt to produce the star for VGG as contribution to sales ratio is 31.87, which is higher than the desired one. And in second part, they have asked us to discuss whether activity-based management should be adopted in companies like XYZ. The term activity-based management is used to describe the cost management application of ABC. The use of ABC as a costing tool to manage cost at activity level is known as activity-based costing. ABM is a discipline that focuses on the efficient and effective management of activities as the root of continuously improving the value received by customers and to improve strategic and operational decisions in an organization. Kaplan and Cooper divide ABM into operational and strategic. Operational ABM covers the actions that increase efficiency, lower cost. Efficiency बढ़ाता है और cost low करता है, that is reduce the cost driver rate of activities and lead to higher revenue through better resources utilization. In short, the action required to do things right. In other words, it is all about doing things right. Using ABC information to improve efficiency, it also helps in identifying and improving value added activities and removing non value added activities as to reduce cost without distorting product value. Strategic ABM is about doing the right things. It uses ABC information to determine which product is to be manufactured and which activities to be used. XYZ can also use this for customer profitability analysis, identifying that which customers are the most profitable and focusing on them more. A risk with the ABM that some activities have implicit value are not reflected in a financial value added to any product. For example, a good and pleasant working environment can attract and retain the best human resources but might not be identified as value added activities in operational ABM. ABM provides managers an understanding of cost and helps team to make certain decisions that benefit the whole organization and not just their own activities. Therefore, some activities like XYZ may adopt ABM to improve their operations and obtain useful activity information. Next is question number 4. Jawahar Statutory Mart JSM is located in center of City X and popular for wide range of stationery products at competitive rate. Box files and Cobra files are among major products of JSM. JSM clients majorly include medium and large corporate files apart from basic. Mr. Ron in first week itself identified the error regular complaints and corporate clients regarding delivery of items which are different from which is ordered and for not meeting the requirement. Mr. Ron understand consumer behavior is very critical in nature. If understood well and used throughout the business operations, they can be key success factors. Hence, with intent to establishing the integrated relations with customers at JSM, Mr. Ronith advised marketing team to start recording the data regarding customer in systematic manner and reporting of same. Following information regarding 5 major customers who are regularly ordered printed Cobra files J Cobra 10 from GSM A B C D E. Number of units sold 6000 8000 10000 7000 8000. Margin per unit 6 7.5 7 8 10. Number of purchase order 10 30 25 20 10. Number of deliveries normal 3 4 6 4 5. Kilometers per delivery 100 185 50 250 50. Cost of processing the order is 2000 rupees per order and cost of handling material is 0.15 rupees per item, whereas transport cost is rupees 3 per kilometer for delivery of goods. 3 rush deliveries made to be. Cost for rush delivery is 800 rupees per delivery. Analyze customer profitability for JSM. Explain 3 fundamental aspects of CRM to facilitate building relationship with profitability with profitable customers. Answer to question number 4. Statement for customer profitability at JSW. एक statement बनाना पड़ेगा. Statement of profitability. तो इसमें ABCDE 5 कस्टमर्स हैं. मार्जिन कितना मिलता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंटू मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है. तो 6000 इंटू 6 6 6 36,000 यहाँ पे. 75 इंटू 8000 7.5 60,000 यहाँ पे. 10,000 इंटू 7 70,000. 8 7 56,000 यहाँ पे. 8 10 80,000 यहाँ पे. ठीक है. अब कस्टमर एट्रीब्यूटेबल
एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कस्टमर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर कितना है? 2,000 रुपये। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इंटू कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग पर आइटम। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग पर आइटम इज 0.15, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 10 इंटू 2,000 रुपये पर ऑर्डर, तो 10 इंटू 2,000 20,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 30 इंटू 2,000 60,000। 25 इंटू 2,000 50,000। 20 इंटू 2,000 40,000। 10 इंटू 2,000 20,000। ये हमारी आइटम कॉस्ट हो गई परचेज ऑर्डर की। अब प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर इज 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग पर मटेरियल पर आइटम इनटू हैंडल। हैंडल कब करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सारी यूनिट जो सोल्ड करी हैं, तो 0.15, तो 0.15 को मेमोरी में डालो। 6,000 इंटू 0.15 900 का खर्चा। 8,000 इंटू 0.15 1,200 का खर्चा। 10,000 इंटू 0.15 1,500 का खर्चा। 7,000 इंटू 0.15 1050, और 8,000 इंटू 0.15 1,200। ये प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट निकल गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दैट इज़ डिलीवरी कॉस्ट। ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट है 3 रुपये पर किलोमीटर। 3 रुपये पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर पर डिलीवरी। 100 इंटू 3 300। 185 इंटू 3 555। 50 इंटू 3 150। 250 इंटू 3 750। 50 इंटू 3 150। ये हो गया भाई। 50 इंटू 3 तो 150 हुआ ना। इन्हीं क्या गड़बड़ करके रखी है यहाँ पे। डिलीवरी कॉस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज, ओ नंबर ऑफ डिलीवरीज से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो 300 इंटू 3 900। 555 इंटू 4 2220। 150 इंटू 6 900। 750 इंटू 4 3,000, और 150 इंटू 5 750। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई। अब एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? 3 रश डिलीवरीज मेड टू बी। 3 रश डिलीवरीज पर डिलीवरी 800 रुपये। 3 इंटू 800 2,400 बी में ऐड कर दो रश डिलीवरी का। अब जो है टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट निकाल लो भाई। 36,000 माइनस 20,000 माइनस 900 माइनस 900। इसका प्रॉफिट आया 14,200। नेक्स्ट वाले का 60,000 माइनस 60,000, ये तो लॉस में चला गया। माइनस 1,200 माइनस 2,220 माइनस 2,400। अबे 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 क्या कर दिया ये? 1,200 555, सॉरी 1,200 200 2 जीरो 2,400 5,820 का लॉस। 70,000 माइनस 50,000 माइनस 1,500 माइनस 900 17,600 का प्रॉफिट। नेक्स्ट 56,000 माइनस 40,000 माइनस 1,050 माइनस 750 14,200, सॉरी हाँ इसमें और माइनस होगा 2,250। 11,950 का प्रॉफिट। 80,000 माइनस 20,000 माइनस 1,200 माइनस 750, यह आया 58,050 का प्रॉफिट। अब उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज टू नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू परसेंटेज टू प्रॉफिट। 14,200 डिवाइड बाय 36,000 39.44%। लॉस 5,820 डिवाइड बाय 60,000 माइनस 9.7%। 17,600 डिवाइड बाय 70,000 25%।
11,950 डिवाइड बाय 56,000, यह है 21.33। नेक्स्ट है 58,050 डिवाइड बाय 80,000, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है भाई, 72.56%। एनालिसिस, अब आ जाओ एनालिसिस पे, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कस्टमर ए सी डी जो हैं, ए सी डी आर लेस प्रॉफिटेबल देन कस्टमर ई, ठीक है। वेयर एज बी कस्टमर इज कॉजिंग लॉसेस, कस्टमर बी प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन बट इज अनप्रॉफिटेबल। पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन, पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है भाई ये बी? कुछ दिख रहा पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन जैसा इसमें? हाँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर इज 60,000, बट पता नहीं, मेरे को तो कहीं से नहीं दिख रहा था। दिस इज बिकॉज बी कस्टमर रिक्वायर्स मोर सेल्स ऑर्डर्स देन द अदर कस्टमर्स। इन एडिशन द कस्टमर हैज़ रश डिलीवरी कॉस्ट। This analysis can make sense if interpreted considering the Pareto analysis, ABC Pareto analysis. Pareto analysis named after economist Wilfredo Pareto, which specifies that 80% of consequences come from 20% of the causes. That is, 20% of customer provide 80% of the profit. Means input and output may not be balanced. Curve of revenue as shown in figure represent that initially large amount of revenue comes from small portion of sales or customers only. Such small portion of proportion of customers is critical to success of entity. Although here proportion of 80-20 don't hold truth, but for JSM major portion of profit around 60% come from customer E. Therefore, customer E is critical for JSM. Special attention can then be given to enhancing the relationships with the customer E to ensure that the customer E cannot migrate to any other competitor. In addition, greater emphasis can be given to attract new customers that have the same attributes as most profitable customer E. Further, there is no point in serving customer B. Customer B को तो भगा दो, but instead of refusing to trade with customer B, नहीं, if possible भगाओ मत, if possible it may be better to turn it into profitable customer, ठीक है। Customer B can be made profitable if action is taken to convince the customer B to place a smaller number of larger quantity orders and avoid rush deliveries. rush deliveries से कुछ नहीं होने वाला भाई, हाँ, हो तो जाएगा, 2400 तो काम होगा कम से कम। If customer B cannot be convinced to change its buying behavior, selling prices should be increased to cover the extra resources consumed. सेलिंग प्राइस बढ़ा दो उसके लिए। सेकेंड पार्ट में पूछा था इन्होंने कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM टू फैसिलिटेट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। CRM, बट इसमें तो इन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओहो हाँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ टेक्निक टू इंटीग्रेट द सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, produce and distribute at or in right time, quantity and place respectively. For effective distribution, crm can be enabling tool crm can be enabling tool. CRM is an integrated approach to manage and coordinate customer interactions to identifying, acquiring, and retaining customers. CRM enables businesses to understand and retain customers through better customer experiences apart from attracting new customers in order to increase profitability and decrease customer management cost. CRM system compromises following three fundamental aspects to facilitate building relationship with profitable customers. Operating CRM, Operative CRM take care of individual transactions and is used by operational team. Interactions by customers are kept in the database and are used later by the service, sales, marketing team for operational decisions. In JSM, the staff who is responsible to deal with customers must be given across to access to customers' details, including all the information of activities performed earlier. This will enhance the JSM staff efficiency to deal with customer-facing processes in better way. Analytical CRM analyzes the data created on the operational side of CRM effort for evaluation and prediction of customer behavior in JSM. Analytical CRM can highlight the pattern in customers' behavior, which will help sales team while pitching the product at JSM. Collaborative CRM ensure that information about customer must flow seamlessly throughout the supply chain, majorly distribution channel, in form of collaborative effort by all associated departments of JSM to increase the quality of service provided to customers. Increase in utility at customer end will result in increased loyalty. Collaborative CRM comprises interactive technology like email, digital media to simplify the communications between customers and staff, which would help in building relationships. ये एनालिटिक CRM हो गया, कोलैबोरेटिव CRM और ऑपरेटिव CRM हो गया. Now next move to question number 5. Question number 5 is ANCA Limited has decided to analyze the profitability of its four retail customers. It buys product Bio acquired 218 रुपये per case and sells them
at list price less discount. The data pertaining to 4 customers are A, B, C, D. 4 customer है. Number of cases hold 7,580, 38, 350, 78, 520. Listing list selling price दिया हुआ है 250, 250, 250, 250. एक्चुअल सेलिंग प्राइस 245, 236, 228, 232. सबको डिस्काउंट पे बेचा है. नंबर ऑफ सेल विजिट 6, 12, 16, 10. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 12, 18, 35, 34. नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स. Its 4 activities and cost drivers are sales visit 750 rupees per sales unit, sales visit order taking 800 rupees per purchase order, deliveries 10.5 per delivery kilometer traveled, product handling cost 2.5 rupees per case sold. Compute the customer level operating income. Analyze the profitability for each customer. Each customer की profitability देखनी है. तो क्वेश्चन 5 का एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे ए बी सी डी को लेके. सेल्स कितनी हो रही है अपनी 7,580 यूनिट्स में 38,350 वो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे जब प्रॉफिट आ जाएगा तो 15,560. अब लिस्ट सेलिंग प्राइस जो है, लिस्ट सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं करना यार. डिस्काउंट क्यों निकाल दिया भाई जब रेट दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्चुअल सेलिंग प्राइस पकड़ो ना यार. 245 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा. 236, 228, 232. ठीक है. उसके बाद जो कॉस्ट लगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 218 रुपये पर यूनिट. तो सेम रहेगी 218, 218, 218, 218. कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा 245 माइनस 218 27, 236 माइनस 218 18, 228 माइनस 218 10, 232 माइनस 218 14. ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिर टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा. टोटल कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 27 इंटू 7850 2,11,950. 18 इंटू 38,350 6,90,300. 78,520 इंटू 10 7,85,200. 15,560 इंटू 14 यह है 2,17,840. टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है इसमें से लेस करेंगे एडिशनल ओवरहेड्स. एडिशनल ओवरहेड्स. ठीक है. एडिशनल ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा. विजिट कॉस्ट है नंबर ऑफ विजिट्स के हिसाब से, सेल्स विजिट, ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट है, डिलीवरीज का कॉस्ट है और प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट है. 4 कॉस्ट और हैं. तो विजिट कॉस्ट निकलेगी ए बी सी डी. विजिट कॉस्ट इज नंबर ऑफ सेल्स विजिट 6, पर विजिट कॉस्ट 750. ए की आएगी 4,500, बी की आएगी 12 इंटू 750. सबकी 750 निकलेगी ना तो 750 को मेमोरी में डालो. 12 इंटू 750 9,000. दूसरे की 16 इंटू 750 12,000. तीसरे की 10 इंटू 750 7,500. ये विजिट कॉस्ट आ गई. नेक्स्ट है डिलीवरी कॉस्ट. डिलीवरी कॉस्ट में नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स तो 10.5 रुपीज़ पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड. 280 इंटू 10.5 2940. डिलीवरी कॉस्ट 2940. 10.5 मेमोरी में डालो. डिलीवरी किलोमीटर 350 इंटू मेमोरी 3675. 450 इंटू मेमोरी 4725. 400 इंटू मेमोरी 4,200. डिलीवरी कॉस्ट हो गई. नेक्स्ट है ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट. ऑर्डर टेकिंग 800 रुपये पर परचेज ऑर्डर. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दिए हुए हैं. 800 को मेमोरी में डालो इंटू परचेज ऑर्डर 12 पहले वाले के. इसकी कॉस्ट है 9,600. इसके परचेज ऑर्डर 18 इंटू
ये 14,400, 35 इंटू 800 28,000, 24 इंटू 800 19,200, ये हो गया। नेक्स्ट है डिलीवरी हो गया प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, ये है 2.5 रुपीज़ पर केस सोल्ड। तो ये अपना नंबर ऑफ केसेस सोल्ड से निकल जाएगा। तो 7580 इंटू 2.5 18,950। सेकेंड है 38,350 इंटू 2.5 95,875। नेक्स्ट है 78,520 इंटू 2.5 196,300। नेक्स्ट है 15,560 इंटू 2.5 38,900। ये अपने प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट भी निकल गई। ठीक है, चारों कॉस्ट हो गई। अब जो है इनको माइनस कर दो। कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा था, 2,11,950, 2,11,950 माइनस टोटल कर लो यार इसको, 4,000, 4,500, 2,940, 9,600, 18,950, यह हुई 35,990, 9,000, 3,675, 1,440, 9,5,875, ये हो गया 1,22,950, 12,4,725, 28,000, 1,96,300, 2,41,025, 7,500, 4,200, 19,200, 389, 38,900, ये हो गया 69,800। तो अब प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट आएगा 2,11,950 माइनस 35,990, 175,960 का प्रॉफिट आ रहा, नहीं आ रहा यार, कहाँ गड़बड़ कर दी बाबू यार, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन गलत आ रहा है। कंट्रीब्यूशन क्यों गलत आ रहा भैया? यूनिट कितनी ली? 7,850। अबे 7,850 नहीं है, 7,580 है यार, हद होती है यार भाई। 7,580 इंटू 27, ये आएगा 2,04,660। तो 2,04,660 माइनस 35,990। अब फिर कुछ गलत तो नहीं निकलेगा इसमें? 168,670 आ रहा है, करेक्ट है 168,670। नेक्स्ट का आ रहा है 6,90,300 माइनस 1,22,950, ये आया 567,350, 7,85,200 माइनस 241,025, यह है 544,175, 544,175। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन 2,17,840 माइनस 69,800, यह है 148,040। प्रॉफिट पर कस्टमर हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट पर केस, तो 148,040 डिवाइड बाय 15,560, 9.51, इसका 544,175 डिवाइड बाय 78,520, 78,520 6.93, इसका आया 567,350 डिवाइड बाय 38,350, 38,350 इज 14.79, और इसका आया 168,670 डिवाइड बाय 7,580, यह है 22.25। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच कस्टमर। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है? बी दे रहा है, और पर यूनिट में सबसे ज़्यादा ए दे रहा है। गोइंग बाय वॉल्यूम ऑफ केसेस सोल्ड, कस्टमर सी इज द बिगेस्ट कस्टमर है भाई। प्रॉफिट से देखो ना, अच्छा ये उससे देख रहे हैं, सेल से तो कस्टमर सी सबसे बड़ा है। ठीक है, बिगेस्ट कस्टमर फॉर अकाउंटिंग 56% ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम, फॉलोड बाय बी एंड डी, एंड कस्टमर ए 6%। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट पर कस्टमर बी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, accounting to 39.72% of the cumulative customer profit of 14,28,235। इनका अलग ही चल रहा है। कस्टमर सी contribute 38.1% of the same, comparing customer B and C. Customer B is more profitable despite accounting for sales volume that in less than half of customer C. Customer C is 56% of sales volume versus customer B's 27%. The primary reason this is because the discount given to customer C is 8. अच्छा इसीलिए डिस्काउंट निकाला था ऊपर, इज हायर देन दैट गिवन टू कस्टमर बी, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा ना। द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल कुड बी ड्यू टू फैक्ट दैट
Customer C is biggest customer and hence is able to negotiate for a higher discount. Consequently, for each case sold, customer C gets an additional discount of 8 rupees as compared to customer B. This is reflected in the contribution generated per case. Sale of one case to customer C generates 10 rupees contribution versus sale of one case to customer B generates 18 rupees contribution. This has a huge impact on profitability. In terms of profit generated per case sold, customer C has the lowest contribution at rupees 6.93 per case. The company may review whether this difference in terms of sale to each of its customer is justified. If the discount to customer C is 8.8% was initially extended to promote sales, negotiations can be made to reduce this to mutually acceptable rates. However, care must be taken to not to lose customer C to competitors. पता चला वो करने प्राइस बढ़ाने के चक्कर में कस्टमर ही चला गया. Customer D is least profitable, accounting to just 10.37% of the total customer profit. In terms of sales volume, the customer ranked third, providing 11% volume. However, the customer is not profitable because of the following reasons. A discount rate of 7.2% is provided to the customer D. Each case sold after a discount of rupees 18 per case generates a contribution per case of only rupees 14. 14 रुपये पर केस का ही कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है. दिस इज मच लोअर कंपेयर टू कंट्रीब्यूशन पर केस ऑफ कस्टमर ए 27, कस्टमर बी 18. द डिस्काउंट पॉलिसी मे नीड टू बी रिव्यूड. वन सिनेरियो वेयर such a high discount may be justified would be where customer D supplies a product that it manufactures at a discounted rate to a sister concern of the company. Therefore, a parent or company overall level, the higher discount rate for a low volume customer may be justified. For a customer that provides 11% of volume, the number of site visits during the year were 10. Customer C gives 56% of the volume, had only 16 visits, and customer B gives 27% of volume, had only 12 visits. This indicates that customer D, although a smaller customer, requires more visits than regular customers. Therefore, site visit costs are higher for this customer. The reason for a higher hand holding by the company for this customer has to be analyzed. For example, one possible reason could be that customer D requires the cases customized to its production requirement. This may require more site visits by the company's personnel. To resolve this, due to extra work involved, the company may wish to charge a higher sale price for the cases customized for customer D. In another other scenario, it may change it may choose to charge the customer a fixed rate for each site visit. Third part, for a customer that provides 11% of volume, the number of orders placed in a year are 24. Customer C giving 56% of volume placed 35 orders in a year, and customer B giving 27% of volume placed 18 orders in a year. This indicates that customer D, although a small customer, places orders more frequently than other large customers. Therefore, order processing costs are higher for customer D. The company may revise order scheduling for this customer or find out the reason for higher proportion of purchase orders in order to pass on some of the cost to the customer. For example, let us say customer D has an agreement with the company to provide cases just in time, resulting in more frequent orders as compared to other customers. Therefore, the company is providing flexibility in procurement to company customer D. For this convenience, it may pass on some of the ordering cost to customer D by way of higher selling price on a or a lower discount. D point, again, given the volume, the number of deliveries to customer D 400 is at a higher proportion compared to other larger customers C 450, B 350. The company may revise delivery schedule for this customer or find out the reason for higher proportion of deliveries in order to pass on some of the cost to customer. For example, let us say customer D has an agreement with the company to provide just in time, resulting in more frequent deliveries as compared to other customers. Therefore, the company is providing flexibility in procurement of customer D. For this convenience, it may pass on some of the delivery cost to D by way of higher selling price or lower discount. Customer A is the smallest customer, providing only 6% of total sales volume. However, the contribution per unit per case at rupees 27 per case and a profit per case at 22.25 per case, it is most profitable of all customers. The primary reason for this is the discount of 2% offered is much lower than other customers. Each case sold to customer A yield a contribution of 27 rupees as compared to a contribution of rupees 10 from customer C, the biggest customer. Possible reason for lower discount may customer A, being a small player, may have lesser bargaining power compared to other customers. If the company wishes to have a longer business relationship with customer A, it may wish to provide more favorable discount terms to this party. However, since customer B and C are much larger customers, any benefit passed on to customer A should not impact the company adversely in long run. For example, to get more orders from customer, the company gives a 10% discount to the party. Consequently, the profitability of customer A will decrease. Let us say customer A places huge orders due to which there are capacity constraints with the company. Sales
to customer B and C, the current larger customers may be impacted. This could affect the company adversely in terms of lost sales to customer B and C and the loss of business relationship with these parties. Therefore, careful consideration should be given before extending discounts to improve sales from customer A. As regards product handling cost, each customer is currently charged rupees 2.5 rupees per case sold. The company feasible apply activity based costing technique to find out if this can be allocated based on the cost driver for each customer. Let us say packing cost before shipment is part of product handling cost. If customer B requires special packaging to ship the goods, then customer B need to be allocated a higher packaging cost as compared to others. This cost can be recouped from customer B through a higher selling price. Damn man, इतना explanation देना पड़ता है. बेसिकली अगर आपका एक क्वेश्चन आया जिसमें आपसे पूछा गया है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और 9 नंबर का अगर पूरा सिर्फ एडवाइस ही देना है ना, तो इतना लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, वरना अदरवाइज कुछ नहीं मिलना भाई. इतना सब लिखा हुआ है उसमें, इतना सब लिखा हुआ है जिसकी हद नहीं है. मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, हर चीज़ को. 1 घंटा हो गया, तो अब ये वाला चैप्टर भी छोड़ना पड़ेगा. बाकी भाई यही है इसमें, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और ये सब पर मतलब वैसे ही निकालना है. प्रोडक्ट प्राइसिंग और ये सब चीज़ें हैं इसमें. परफॉर्मेंस मेजरमेंट एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ख़त्म चैप्टर.